खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 7 का, और इस सबक का उन्वान है गज़ल। यहाँ पर बच्चों राजेंद्र मनचंदा बानी की गज़ल हमारे लिए सबक के तौर पर शामिल की गई है। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम राजेंद्र मनचंदा बानी के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, उर्दू अदब के मशहूर शायर हैं, जदीद तर्ज के लिए जाने जाते हैं, नए अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हिजरत का तजुर्बा आपको हासिल हुआ था, मुल्तान से हिजरत करके आप मुल्क के तकसीम के बाद हिंदुस्तान आए थे। 15-16 साल की उम्र के अंदर आपको हिंदुस्तान आना पड़ा था। तो वो वक्त आपके ऊपर बड़ा मुश्किल गुजरा, बहुत सारी तकलीफें आपने उस वक्त देखी। और फिर 15, 16, 17 साल के लड़के को अगर कोई तजुर्बा हासिल होता है तो वो तजुर्बा और तल्ख हो तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, पूरी ज़िंदगी वो उसकी यादों में रहता है, पूरी ज़िंदगी वो उस दुख दर्द में मुब्तला रहता है। तो राजेंद्र मनचंदा बानी को भी हिजरत का तल्ख तजुर्बा हासिल हुआ, परेशानी उठानी पड़ी, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और वो परेशानी, वो तलखी, वो कड़वाहट आपके कलाम के अंदर भी नज़र आती है। आपके कलाम के अंदर भी हिजरत की सच्चाई नज़र आती है। मुल्क के तकसीम के वक्त गिरती हुई इंसानी कदरें आपके कलाम में नज़र आती हैं। तो सबक के पहले हिस्से के अंदर हमने राजेंद्र मनचंदा बानी के हवाले से मालूमात हासिल की है। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम गज़ल ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, इसका मुताला करेंगे, तशरीह करेंगे, समझेंगे इस गज़ल में राजेंद्र मनचंदा बानी क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया है। और इसके बाद तीसरा हिस्सा इस गज़ल से मुताल्लिक़ दरसी किताब में जो सवालात दिए गए हैं उन सवालों के जवाबात पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए। ये गज़ल के पहले शेर का पहला मिसरा है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता बच्चों। गज़ल के अंदर अलग अलग अशार के साथ अलग अलग मौज़ूआत का बयान किया जाता है। एक ही गज़ल में कई तरह के मौज़ू हो सकते हैं, कई तरह की पैगाम हो सकते हैं, कई तरह के उन्वानात उसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन नज़्म के अंदर एक उन्वान होता है, तसलसल होता है, रब्त होता है, और गज़ल के अंदर ये कोई शर्त नहीं होती। तो गज़ल की तारीफ़ भी हम पढ़ चुके हैं, नज़्म की तारीफ़ भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपको दोनों बातों का ख्याल रखना है, दोनों चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखते हुए मुताला करना है। पहले शेर का पहले मिसरे को हम यहाँ पर उन्वान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कर सकते हैं। गज़ल का हम मुताला करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि राजेंद्र मनचंदा बानी नई तर्ज के लिए जाने जाते हैं, नए अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बच्चों उर्दू गज़ल को 2 हिस्सों में तकसीम करके हम पढ़ते हैं। एक हिस्सा है पुराने ज़माने का, पुराने तर्ज का, और वो कहलाता है क्लासिकी गज़ल। और दूसरा हिस्सा है नए अंदाज का, नई तर्ज का, वो कहलाता है जदीद गज़ल। क्लासिकी तर्ज के अंदर हुस्न व इश्क की बातें होती हैं, आशिक व माशूक की बातें होती हैं, मोहब्बत की बातें होती हैं, वहाँ पर बनावटी बातें होती हैं, हुस्न की तारीफ़ें होती हैं, आशिक की तारीफ़ें होती हैं, महबूब की तारीफ़ें होती हैं। तो वो क्लासिकी गज़ल कहलाती है, यानी पुराने अंदाज में लिखी हुई, और वो ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से लिखी हुई होती हैं। क्लासिकी जो गज़लें हैं वो लखनऊ और अवध के आसपास के इलाकों में ज़्यादा लिखी गई थी। और उस वक्त जो नवाब हैं, बादशाह वगैरह उस वक्त के थे, वो हर चीज़ के अंदर अपने आप के ऊपर मुकम्मल थे। तो उन्हें रुपया पैसा नहीं चाहिए था, फिक्र नहीं थी उनको मुआशरे की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको अपने मज़े के लिए गज़लें चाहिए थी। तो उस वक्त के मुसन्निफ़ीन ने, उस वक्त के गज़ल गोयों ने, शायरों ने उन्हीं को खुश करने के लिए उनके तबे के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से गज़लें लिखी। तो वो गज़लें हुस्न व इश्क वाली गज़लें हो गई, तारीफ़ें करने वाली गज़लें हो गई, औरतों की तारीफ़ वहाँ पर की जाती थी। यानी गज़ल का जो असली मफ़हूम है वो असल मफ़हूम के मुताबिक गज़लें क्लासिकी गज़ल में शामिल की गई हैं, वो लिखी जाती थी। इसके बाद एक दौर ऐसा आया कि जब इंसान परेशानियों से दो चार हुआ, इंसान अपनी कश्मकश के अंदर उलझ गया, अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरा ना कर पाने की परेशानियों के अंदर से गुजर रहा है, मुश्किलात से दो चार हो रहा है। तो उस वक्त के दौर के अंदर ऐसी गज़लें पसंद की जाने लगी जो इंसानी ज़रूरियात को ज़ाहिर करें, जो इंसान की नफ्सी परेशानियों को ज़ाहिर करें, जो इंसान की ज़हनी कश्मकश को ज़ाहिर करें, और वो गज़ल कहलाई जदीद गज़ल। तो 2 हिस्सों के अंदर हम तकसीम करके पढ़ते हैं, एक क्लासिकी गज़ल है और एक जदीद गज़ल है। राजेंद्र मनचंदा बानी, नासिर काज़मी, ये जदीद गज़लों के शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। नई तर्ज की गज़लें इनकी मानी जाती है, ये इनके मुज्जिद माने जाते हैं। तो राजेंद्र मनचंदा बानी नई तर्ज की गज़ल लिखते हैं। ये तर्ज भी आपकी जदीदियत वाली गज़ल है, नई तर्ज की गज़ल है। इस गज़ल में ही बच्चों क्लासिकी लब्बो लहजा नहीं है, लेकिन इस गज़ल के ज़रिए
इंसानी बदहालियों को बताया गया है, इंसानी परेशानियों को जाहिर किया गया है, ज़हनी कश्मकश को जाहिर किया गया है और ज़िंदगी की सच्चाइयों को भी बताया है कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। तो इस गज़ल का हम मुताला करेंगे। पहले हम बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके बाद अलग अलग अशार की हम तशरीह करेंगे। बच्चों, ये गज़ल आपके सामने हाजिर है, इसको देखें और बुलंद ख्वानी में करूँगा, मेरे साथ ही आप करें, आप भी पढ़ने की कोशिश करें। बुलंद ख्वानी से हमें पढ़ने का तरीक़ा आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये गज़ल किस तरह से कही जाएगी, इसके लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह से की जाएगी। गज़ल के बारे में बच्चों आप जानते हो, दो मिसरों से मिलकर एक बंद बनता है। पहला जो बंद होता है, पहला जो शेर होता है वो मतला कहलाता है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। और उसके बाद जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता होता है। तो मतला और मक्ता के अंदर फ़र्क देखें। रदीफ़ और काफ़िया के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। बिखरते, डरते, ये इस गज़ल के काफ़िया हैं। करते, बिसरते, करते, ये काफ़िया हैं और ये हुए रदीफ़ हैं, हुए यहाँ पर रदीफ़ हैं। पहला जो शेर होता है, जो काफ़िया मतला होता है, जिसे मैंने मतला कहा है, वो हम काफ़िया होता है, दोनों मिसरे उसके, और हम रदीफ़ होते हैं। उसके बाद के अशार के अंदर पहला मिसरे के अंदर काफ़िया नहीं मिलेगा और दूसरा मिसरा मतले से हम काफ़िया और हम रदीफ़ होगा। तो जो गज़ल की हम तारीफ़ हमने हासिल की है उसमें सारी बातें हम जान चुके हैं। एक बार आपको फिर से मुतारुफ़ कराना होता है मोटी मोटी चीज़ें, ताकि आपके जहन में रहे कि कहाँ काफ़िया है, कहाँ रदीफ़ है और फिर किस तरह से गज़ल लिखी गई है। तो हम बुलंद ख्वानी करेंगे, शुरू करते हैं। ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तोले सफ़र से डरते हुए। तोल यानी लंबाई, तूल भी इसको कहते हैं, तूल या तोल। तो ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तोले सफ़र से डरते हुए, दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, ये मुझ में कौन है मुझसे फरार करते हुए। दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, ये मुझ में कौन है मुझसे फरार करते हुए। बस एक ज़ख्म था, बस एक ज़ख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, बस एक ज़ख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, हज़ार गम थे मगर भूलते बिसरते हुए। बस एक ज़ख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, हज़ार गम थे भूलते बिसरते हुए। गज़ल के हर शेर का अलग मफ़हूम होता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ताल्लुक़ सिर्फ रदीफ़ और काफ़िये का होता है, बंदिश का होता है, तुकबंदी का होता है। बाकी और कोई ताल्लुक़ मफ़हूम के मुताबिक यहाँ पर नहीं होता और ना ही इसमें कोई सिलसिला होता है, कोई जुड़ाव होता है, ना कोई तदरीज होती है, ना कोई इर्तिका होती है। सिर्फ अशार है, उन अशार को आप अलग अलग अशार ही पढ़ेंगे और उनका अलग अलग ही तशरीह होगी और मौजू जैसा चाहे वैसा इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। बस एक ज़ख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, हज़ार गम थे मगर भूलते बिसरते हुए। वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। वो टूटते रिश्तों का हुस्न आखिर था, कि चुप सी लग गई, कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। और अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। और फिर कहते हैं राजेंद्र मनचंदा बानी, मैं एक हादसा बनकर खड़ा था रास्ते में, मैं एक हादसा बनकर खड़ा था रास्ते में, और अजब ज़माने मेरे सर से थे गुज़रते हुए, अजब ज़माने मेरे सर से थे गुज़रते हुए। ये हमने इसकी बुलंद ख्वानी की है। मतला पहला शेर है और मक्ता वो शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। अब इसमें मक्ता कौन सा है? तो बच्चों इसमें मक्ता कोई सा भी शेर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया गया है, तखल्लुस वाला शेर यहाँ पर आपके लिए नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसमें मक्ता नहीं है। तो ध्यान रखें आप, पहला शेर तो मतला होगा और मतले के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे, और जो आखिरी शेर होगा वो मक्ता होगा। और मक्ता आखिरी शेर जरूरी नहीं कि आखिरी शेर हो वो शेर जिसके अंदर शायर अपना
तखल्लुस इस्तेमाल करें। ज़्यादातर गज़लों के अंदर, ज़्यादातर नज़मों के अंदर आखिरी शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यहाँ पर वो शेर आपके लिए नहीं दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। सिर्फ 6 शेर यहाँ पर आपके मुताले के लिए दिए गए हैं। अब हम इसी की तशरीह करेंगे, इन्हीं अशार को समझेंगे कि इनके ज़रिए राजेंद्र मनचंदा बानी क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या वो अपने दिल के बातें, दिल का दर्द जाहिर कर रहे हैं। तशरीह से पहले बच्चों एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि राजेंद्र मनचंदा बानी 1932 में पैदा हुए थे और 1947 में हमारे मुल्क की तकसीम हुई थी। तो 32 से 47 साल के वक्फे के अंदर आपकी उम्र तकरीबन 15 साल हो जाती है। 15 साल की उम्र के आप जवान हो जाते हैं, लड़के हो जाते हैं। अब 15 साल का बच्चा ऐसा होता है कि उसे अपनी सारी बातें याद रहती हैं। 15 साल की उम्र के अंदर आपके साथ कोई हादसा गुजरेगा, आप कोई सानहा देखेंगे तो उसको कभी भी जिंदगी के अंदर नहीं भूलेंगे। 15 साल की उम्र के अंदर आपने हिजरत देखी है, मुल्तान के रहने वाले थे और मुल्क तकसीम हुआ तो मुल्क के तकास्मे की ज़रूरियात का एहतमाम करते हुए, उसकी इज्जत करते हुए आप मुल्तान से निकलकर दिल्ली आ गए, हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान में आकर रहे आप। तो अब देखिए आप 15 साल के लड़के के दिल में क्या कैफियत होगी। अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, अपने दोस्त छोड़ने पड़ रहे हैं, अपनी गलियां छोड़नी पड़ रही है, जहां वो खेला कूदा है, बचपन जहां गुजरा है, वो सारी चीजें, उसका मोहल्ला, उसका गांव उससे छूट रहा है। उसका स्कूल जिसके अंदर जाता था, तालीम हासिल कर रहा है। 15 साल के आप होते हो तो तकरीबन 8वें 9वें दर्जे के अंदर आप पहुंच जाते हो, 10वें दर्जे के आसपास आप रहते हो, तो सोचो फिक्र बहुत बढ़ जाती है, हर चीज़ समझ में आने लग जाती है, हर चीज़ अच्छाई और बुराई का अंदाज़ा होने लग जाता है। तो वो जब निकलता है वहाँ से तो किस तरह की उसकी हालत होगी, किस तरह की उसकी कैफियत होगी, वो हमें समझनी पड़ेगी इस गज़ल को पढ़ने से पहले। राजेंद्र मनचंदा बानी भी 15 साल की उम्र के अंदर हिजरत करके मुल्तान से पाकिस्तान आते हैं और 1949 से आप लिखना शुरू करते हैं। आप आ गए हैं लेकिन अभी आपने अशार लिखना शुरू नहीं किए हैं, आप अभी शायर नहीं बने हैं, आपका सिर्फ अभी जहन बड़ा हो रहा है, आपके जहन के अंदर तवानाई आ रही है, आपका जहन में फरागियत आ रही है, बढ़ रहा है आपका जहन, आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं, सारे एहसासात से आप गुजर रहे हैं, जितना भी दर्द है वो दिल के अंदर समेटे हुए हैं। और 2 साल बाद यानी 47, 48, 49, 2 साल बाद आपके दिल का वो दर्द आपकी नज़मों के जरिए, आपकी गज़लियात के जरिए बाहर आना शुरू हुआ। और बाहर इस तरह से आना शुरू हो गया कि आप सारे शायरों में, जो आपके दौर के शायर थे, उन शोरा में अनफरादियत हासिल कर गए। सबसे अलग तरह की शायरी आपने की, जदीद तर्ज की शायरी करने वाले आपके दौर के और भी शायर थे। नासिर काज़मी जैसी बड़ी शख्सियत भी थी, और भी कई शायर ऐसे थे कि जो बहुत मशहूर हो गए थे, बहुत अच्छी किस्म की वो गज़लें लिख रहे थे। लेकिन जब आपने गज़ल लिखी तो आपकी गज़ल उनसे अलग हटकर थी, आपका तर्ज तहरीर अलग था, आपका अंदाज अलग था। किसी की इत्तिबा आपने नहीं की, किसी की नकल आपने नहीं की, किसी के अंदाज को आपने कबूल नहीं किया, बल्कि आपके बाद के शोरा ने आपका अंदाज कबूल किया। आपकी नज़मों के अंदर जो दर्द मिलता है, जो दर्द अंगेज़ी मिलती है, जो सोजो गदाज मिलता है, वो दूसरों के यहाँ नहीं मिलता, दूसरे शोरा के यहाँ वो दर्द नहीं मिलता। तो ये दर्द आपको अपने दिल की गहराइयों से मिला है, उन दिल की गहराइयों से कि जहाँ आपने अपने मुल्क को छोड़ते हुए देखा था अपने आप को, जहां आपने अपने आप को अपने से अलग होते हुए देखा था, जहां आपने अपने आप के, अपने लोगों को ख़त्म होते हुए देखा था, मरते हुए देखा था, लुटते पिटते हुए देखा था, जिस तरह से जैसे तैसे जान बचाकर हिंदुस्तान आए थे। तो वो दर्द सारा का सारा आपकी शायरी के अंदर घुल गया है। अब कहते हैं इसीलिए कि ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तोले सफ़र से डरते हुए। ज़मा मकां यानी टाइम एंड स्पेस, जगह और मुकाम और वक्त, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बच्चों बड़ी अहमियत रखते हैं। ज़मा और मुकाम की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। हम ज़मा और मुकाम के मुताबिक ही हमारी ज़िंदगी गुजर होती है और ज़मा और मकां हमारे सामने से गुजरते जाते हैं, हमारे हाथ से फिसलते चले जाते हैं। यही हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयों में शुमार है। तो ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, ज़मा यानी ज़माना और मुकाम यानी जगह, और तोले सफ़र, सफ़र की लंबाई, सफ़र की तवालत, तवील यानी लंबा। मैं ढेर हो गया तोले सफ़र से डरते हुए। बच्चों, मुसन्निफ यहाँ पर अपनी हिजरत का दर्द बयान कर रहे हैं, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं।
जो अपने मुल्क से निकलकर हिंदुस्तान की तरफ आते हुए उन्होंने चीज़ों को देखा है, रास्ते में जो सहा है, जो जुल्म सितम करे हैं, उन जुल्म सितम से ये थक गए हैं, ये हार गए हैं, दुख दर्द देखते हुए ये हार गए हैं। बहुत सारी परेशानियां ये देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लुटते हुए देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये कत्ल होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ना किसी का कत्ल होते हुए रोक सकते हैं, ना किसी को लुटते पिटते हुए रोक सकते हैं, ना किसी को ये भूख से मरते हुए को रोक सकते हैं, ना किसी की किसी और तरीके से मदद कर सकते हैं। बिल्कुल लाचार मजलूम बने हुए उस जगह पर बैठे हुए हैं और उस जगह ज़माने को अपने सामने बिखरते हुए देख रहे हैं, इंसानियत को बिखरते हुए देख रहे हैं, वक्त को अपने सामने से निकलते हुए, हाथ से निकलते हुए देख रहे हैं। कुछ भी इनके समझ में नहीं आ रहा। तो ये कहते हैं कि ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, कि ज़मा मकां मेरे सामने से बिखर रहे थे, कुछ भी मेरे काबू में नहीं था, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत बड़े बड़े हादसे मेरे सामने हो रहे थे, बस खामोशी से देखना रहना था, खामोशी से उसको बर्दाश्त करते रहना था, क्योंकि खुद की जान के ऊपर भी आफत थी, खुद की जान भी परेशानी के अंदर थी, दुख दर्द में थे, परेशानी में थे, सफ़र के अंदर थे, तो वो सिर्फ देख रहे थे। तो ये कहते हैं कि ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तोले सफ़र से डरते हुए। और इसी तरह के हालात पूरे सफ़र में थे, जगह जगह इस तरह के हालात नज़र आ रहे थे, जगह जगह उनको इसी तरह की कैफियत नज़र आ रही थी। तो ये कहते हैं कि बस मैं अपने आप से टूट गया, अंदर से बिखर गया, अंदर से टूट कर मैं ढेर हो गया सफ़र की तवालत की वजह से। अब तवालत क्या कि दर्द की शिद्दत की वजह से जो लंबाई बढ़ गई थी, दर्द की कैफियत की वजह से जो लंबाई बढ़ी हुई नज़र आ रही थी। बच्चों, जब दर्द होता है, तड़प होती है, दुख होता है, तो छोटा सफ़र भी, छोटे सी जगह का रास्ता तय करने में भी हमें बड़ी मुद्दतों लग जाती हैं, दर्द की वजह से, परेशानी की वजह से। छोटा काम करने के अंदर भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जुस्तजू करनी पड़ती है। वही हाल इनका है कि सफ़र तो छोटा है, कुछ कदम चलना है, लेकिन एक एक कदम भारी पड़ रहा है, एक एक कदम उठाना इनके ऊपर दुश्वार हो रहा है। कब किसका सामने क्या हादसा हो जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह के हालात उस वक्त हिजरत के वक्त हो गए थे। लाखों लोग उस वक्त मारे गए थे, लाखों लोग लापता हो गए थे, अपने अपनों से बिछड़ गए थे, लोगों को लूट लिया गया था, जलील किया गया था, जलालत के साथ वहां से फेंका गया था, यहां से फेंका गया था, और ये दोनों तरफ हुआ था। उस वक्त बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा साना था जब हमारा मुल्क तकसीम हुआ था। और उस तकसीम का दर्द आज भी जिन्होंने उसको सहा है, जिन्होंने देखा है, चाहे कम उम्र के अंदर देखा हो, बचपन में देखा हो, अगर उनको याद है तो फिर उसको सोच के उनकी रूह कांप जाती है, वो लरस जाते हैं अंदर तक से कि इस तरह के हालात भी हो सकते हैं क्या। तो वो इंसानियत के खिलाफ थे, इंसानियत मर गई थी। वो सफ़र इनको बहुत लंबा पड़ा, उस सफ़र की परेशानियों से इनको दो चार होना पड़ा। अब तशरीह लिखने से पहले बच्चों, इसकी तशरीह करने से पहले सयाक व सबाक या हवाला बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि ये शेर कहाँ से लिया गया है, कौन सी किताब से इसको लिया गया है, इसके शायर कौन है, उनके हवालात से कुछ हवालाजात से कुछ जानकारी आपको देनी है। वो इस तरह से देनी है आपको, सयाक व सबाक लिख देंगे। अगर सयाक व सबाक पूछा जाए और मैं हवाला पूछा जाए तो हवाला लिख देंगे कि मुंदरजा बाला शेर, जो ऊपर दिया गया शेर, हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल राजेंद्र मनचंदा बानी की गज़ल से अखज़ किया गया है। और फिर शेर का मौजू भी अगर आपको याद हो लिख सकते हैं, तो वो मौजू भी आप लिख दें कि इस शेर के अंदर राजेंद्र मनचंदा बानी क्या कहना चाहते हैं। हर अशार का अलग पैगाम है, अलग मौजू है, अलग मैसेज है, वो भी आप लिखने की कोशिश करें। तो ये जो शेर है ये हमारी गुलिस्तान अदब किताब से लिया गया है। किताब का नाम देना ज़रूरी है और शायर का नाम देना भी ज़रूरी है। शायर का नाम दें और किताब का नाम दें और उसके बाद फिर इसकी तशरीह लिखना शुरू कर दें। तशरीह देखिए बच्चों, इसकी गज़ल के मतले में राजेंद्र मनचंदा बानी मुल्क की तकसीम और हिजरत के दर्द को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुल्क की तकसीम का वक्त ऐसा वक्त था जो किसी के काबू में नहीं था। उस वक्त ज़मा व मकां बिखरने का मतलब यही है कि कोई काबू नहीं रहा था, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। जो भी हो रहा है वो अपने आप होता चला जा रहा है, खुद ब खुद चीज़ें होती चली जा रही हैं। कहीं लूटपाट हो रही है तो उसके ऊपर भी किसी का काबू नहीं है, कहीं इंसानियत अपना जोर दिखा रही है तो उसका भी किसी के ऊपर कोई काबू नहीं है। सारे काम खुद ब खुद होते जा रहे थे। उस वक्त ज़मा व मकां भी नज़रों के सामने ही बिखरते जा रहे थे। लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई थी, एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे बने हुए थे। शायर कहते हैं कि मैंने हिम्मत और हौसला मंदी से इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो वक्त बहुत लंबा गुजरा और मैं उस वक्त के दर्द और तकलीफ़ का मुकाबला नहीं कर पाया।
सफ़र इतना तवील रहा कि मैं रास्ते में पेश आने वाले हवादिस और तकलीफ़ों का सामना करने के ख्याल से ही खौफजदा होकर ढेर हो गया। यहाँ पर अपनी इंसानियत की वजह से बता रहे हैं कि मैं इस दर्द को नहीं देख सका, हसास हैं, परेशानी हो रही है, मैं इस दर्द को नहीं देख सका, इस तकलीफ़ों को, इस जुल्म सितम को, ये लोगों के खून खराबे को नहीं देख पाया, तो मैं ढेर हो गया। ये अपने आप के अंदर कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरा अंदर से मेरा दिल मर चुका है, मेरे जज्बात खत्म हो चुके हैं, मेरा एहसासात खत्म हो चुके हैं। अब बस खामोशी से एक तरफ बैठ गए, जो हो रहा है उसको उसी शक्ल के अंदर होने दिया। अगले शेर की तरफ आते हैं। दिखा के लम्हाए खाली का अक्स ला तफसीर, दिखा के लम्हाए खाली का अक्स ला तफसीर, ये मुझ में कौन है मुझसे फरार करते हुए। अक्स ला तफसीर, ऐसा अक्स जिसकी वजाहत मुमकिन नहीं है, जिसकी बयानी नहीं की जा सके, वो चीज़ देख लेना कि जिसकी बयानी ना करना, जिसको किसी के सामने सफाई ना दे पाना। तो दिखा के लम्हाए खाली का अक्स ला तफसीर, यहाँ पर बच्चों इंसान की नफ्सियाती कश्मकश को जाहिर किया है। रामचंद्र बानी ने नफ्सियाती कश्मकश को दिखाते हुए कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जो हमारे अंदर मौजूद था, हमारी ख्वाहिशात जिसकी वजह से थी, हमारी तमन्नाएं जिसकी वजह से थी, हमारे अंदर जिंदगी जीने का जज्बा जिसकी वजह से था, अचानक वो हमसे निकलकर बाहर चला गया है। तो उस वक्त हम अपने आप के अंदर खालीपन महसूस करते हैं, अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। नफ्सियाती कश्मकश दिखाई गई है। ये हमारी इंसानी फितरत है कि हमें जब हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो ऐसा लगता है कि जैसे ख्वाहिश हमारे दिल से विदा हो गई है और वो दिल अब खाली हो गया है। तो मुसन्निफ उसी बात को इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से कोई निकलकर चला गया है। और क्या दिखाकर नहीं गया है? वो ऐसा अक्स दिखाकर गया है कि जिसकी तफसीर नहीं हो सकती, मैं उसकी बयानी नहीं कर सकता, मैं उसको सबके सामने बता नहीं सकता कि मेरे अंदर हुआ क्या है, लेकिन कुछ मेरे अंदर खालीपन आ गया है। कुछ चीज़ ऐसी हो गई है जिसकी वजह से मैं अंदर से टूट गया हूं, अंदर से मेरे टूट फूट सी नजर आ रही है मुझे खुद को महसूस करने के अंदर। लेकिन बाहर से मैं सही हूं, कुछ मुझे सभी सही समझते हैं, कुछ मुझे ऐसा नजर नहीं आता जो मेरे अंदर तब्दीली करे, लेकिन मैं अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस कर रहा हूं। तो कहते हैं गजल के इस शेर में बानी अपने नफ्सियाती कश्मकश और उलझनों का इजहार कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लम्हा भी आता है जिसमें कुछ नजर नहीं आता और आदमी खालीपन महसूस करता है और उसे लगता है कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था, यानी खुद के अंदर ही तब्दीलियां महसूस करने लगता है। तो उसी तरफ राजेंद्र मनचंदा बानी इशारा करते हैं कि वो तब्दीलियों की वजह से मुझे अपने आप के अंदर ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद निकल गया हूं, मेरा वजूद अपने आप से अलग हो गया है। अब मैं वो नहीं रहा जो मैं आज से पहले हुआ करता था, अब बहुत सारी तब्दीलियां मेरे अंदर आ गई हैं। शायद मुझ में कोई और समाया हो जो मुझे छोड़कर चला गया है। इसी कैफियत को शायर ने खूबसूरत अंदाज में नज्म किया है। शायर कहते हैं कि इस दौर में इंसान भीड़ में रहने के बावजूद तन्हा है। वो हमेशा खुद को एक ख्वाब व ख्याल में रखता है। वो अपने ख्वाबों की रंगीन दुनिया सजाए रहता है और इंसानों को अपनी ज़िंदगी की सच्चाई मानते हुए, अफसानों को अपनी ज़िंदगी की सच्चाई मानते हुए ज़िंदगी गुजर करता है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब वो अपने ख्वाब से बेदार होता है और हकीकत से सामना करता है तो फिर अपने आप को खाली पाता है। यानी सच्चाई कुछ और होती है और जो बातिन के अंदर छिपा हुआ है वो कुछ और होता है। और वो बातिन ही है जो हमें परेशान रखता है, वो हमारा नफ्स ही है जो हमें परेशान रखता है और उसी की वजह से हम परेशान रहते हैं। तो नफ्सियाती कश्मकश को इस शेर के ज़रिए आपने जाहिर किया है। कश्मकश बताइए, उलझन बताइए इंसान के अंदर, कि जो उलझन चलती है अपने अंदर ही सोचो फिक्र के अंदर डूबा हुआ रहता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए था लेकिन क्या है, वो इसी सोचो फिक्र के अंदर इंसान अपनी जिंदगी पूरी करता चला जाता है। बस एक जख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, बस एक जख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, हजार गम थे मगर भूलते बिसरते हुए। बस एक जख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, हजार गम थे मगर भूलते बिसरते हुए। मुसन्निफ कहते हैं कि जो मेरे महबूब का दिया हुआ गम है, यानी उस शख्स का दिया हुआ गम है कि जिसको ये अपना करीबी मानते थे, जिसको अपना साथी मानते थे, वो जख्म मेरे हजार गमों के ऊपर भारी पड़ रहा है। मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे गम मिले हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें मिली हैं,
बहुत सारे हादसे मेरे साथ हुए हैं, लेकिन मैं उन हादसों को, उन गमों को, उन तकलीफ़ों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनको बिसारता चला जा रहा हूँ, मैं उनको छोड़ता चला जा रहा हूँ। लेकिन जो मेरे करीबी ने मुझे गम दिया है, उस शख्स ने मुझे गम दिया है कि जिसको मैं सबसे करीब अपना मानता था, सबसे प्यारा अपना मानता था, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं उसे करता था, उसने जो मुझे गम दिया है, वो गम मुझसे भुलाए नहीं भूल रहा। वो गम ऐसा है कि मैं ज़िंदगी में कभी उसको भुला नहीं पाऊंगा। वही गम मेरे दर्द की वजह बन रहा है। उस गम की वजह से ही मैं तकलीफ़ में मुब्तला हो रहा हूँ। तो बस एक ज़ख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, और वो ज़ख्म कौन सा था? वो करीबी का दिया हुआ ज़ख्म था। इंसान दूसरे लोगों के, अनजान लोगों के दिए हुए ज़ख्मों को भूल जाता है, अनजान लोगों से मिले हुए धोखों को खो देता है, उनको भूल जाता है। लेकिन अगर कोई अपना ज़ख्म दे, कोई अपना धोखा दे, तो फिर वो ज़िंदगी में कभी उसको नहीं भूल पाता। वो ज़ख्म हमेशा हरा रहता है, वो ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहता है। तो बस एक ज़ख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, हज़ार गम थे मगर भूलते बिसरते हुए। तशरीह देखें इसकी। गज़ल के इस शेर में शायर कहते हैं कि मुझे दुनिया से हज़ारों गम, दुख, दर्द और तकालीफ मिले हुए थे। कदम कदम पर मुझे ठोकरें खानी पड़ी थी। मैंने कभी भी उन गमों और तकलीफ़ों पर दिल मलूल नहीं किया, यानी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वो जो गम थे, वो जो तकलीफ़ें थी, वो मिलती थी, लेकिन मैंने कभी भी एहसास नहीं किया, ज़रा सा भी एहसास नहीं किया कि मुझे गम मिला है, तकलीफ़ मिली है। लेकिन जब कोई अपना गम दे देता है तो फिर तकलीफ़ बढ़ जाती है, फिर परेशानी बढ़ जाती है। तो वक्त के साथ साथ उन गमों का दर्द ख़त्म होता जा रहा था और मैं उन्हें भूलता जा रहा था। लेकिन एक महबूब का दिया ज़ख्म ऐसा है जो हमेशा ताज़ा रहता है, और मैं चाह कर भी महबूब के दिए हुए गम और दर्द को भुला नहीं पाता हूँ। यानी वो ऐसा गम है कि चाह रहा हूँ भुलाना, दूर जाना चाह रहा हूँ उससे, लेकिन फिर भी उससे दूर नहीं जा पाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना ज़ख्म देता है, वो ज़ख्म कभी भी भरता नहीं है, वो ज़ख्म हमेशा हरा रहता है। दूसरे जो ज़ख्म देते हैं वो भर जाता है, दूसरे जो तकलीफ़ देते हैं वो तकलीफ़ थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाती है। बड़े बड़े हादसे इंसान भुला देता है, लेकिन जो अपनों से मिला हुआ ज़ख्म होता है, या अपनों के ज़रिए जो ज़ख्म होता है, जो दर्द मिला हुआ होता है, तो वो बड़ा होता है। अब वो दर्द सीधे दिए तौर पर दिया हुआ भी हो सकता है, या फिर किसी अपने का हादसे में खो देना, वो भी एक ज़ख्म है। तो वो उस तरह का ज़ख्म भी, उस तरह का दर्द भी हो सकता है, जिसकी तरफ राजेंद्र मनचंदा बानी ने इशारा भी किया है। आगे आते हैं। वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर, अपनी कशिश खोता हुआ हुस्न, हुस्न आखिर, आखिर हुस्न कि अब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपनी तरफ उसको मरगूब करे, अपनी तरफ लेकर आए। तो उसको उसने ऐसा बताया है कि अब ये ख़त्म हो रहा है, अब दोनों की कशिश ख़त्म होती जा रही है। बच्चों, यहाँ भी वारदात इश्क का एक मंजर बयान किया है। आशिक और माशूक एक दूसरे की मोहब्बत के अंदर मुब्तला होते हैं, एक दूसरे के ऊपर दिलो जान से फिदा होते हैं, लेकिन किसी वजह की वजह से कुछ वक्त बाद या कभी भी जब उनके बीच में दूरियां आने लगती हैं, तकरार बढ़ती है, तब तकरार उस हद तक बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, कि वो एक दूसरे से कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, खामोश हो जाते हैं। आशिक अपने महबूब से उसकी खताओं के बारे में बात करता है, उसके दरगुजर करने के बारे में बात करता है, लेकिन बात करते करते खामोश हो जाता है। वो चुप सी लग जाती है बीच में कि इससे क्या बोलूं, मेरी बातें इसको समझ में आती नहीं है, मैं जो बताता हूं इसको वो मेरी बात समझता नहीं है, हर बात में ये मुझे दिल दुखाने की, मुझे तड़पाने की बातें करता है। तो अब मैं इससे क्या बात करूं जब बात का कोई अंजाम ही नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए खामोश हो जाते हैं। उस खामोशी को ही हुस्न आखिर करार दिया है, क्योंकि उसके बाद फिर उनके रिश्ते में अलहदगी आ जाती है। उसके बाद फिर ऐसा मुकाम नहीं आता कि वो वापस मिलें, क्योंकि जब चुप लग गई है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बात ही ऐसी चीज़ है जो नहीं होती है, तो उनका रिश्ता, उनका जो मिलना है वो ख़त्म हो जाता है। ये हुस्न आखिर बताया गया है कि अगर रिश्तों में चुप लगने लग जाए अपने आप, यानी सामने वाले से कुछ नहीं बोला जाए, खामोश हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब खटाव नहीं हो सकता, अब हमारा मेल नहीं हो सकता, क्योंकि जब बात सुनने के काबिल ही वो नहीं है, हमारी बात के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहा है, बात सुन ही नहीं रहा है, तो उससे क्या बोला जाए। और बहुत बड़ी तफरीक, बहुत ज़्यादा तफरीक जब हो जाती है, तब इस तरह के हालात सामने आते हैं। तो इसे बानी ने टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर करार दिया है। वो जो चुप लग जाती है बोलते बोलते, उस चुप को, उस खामोशी को
आशिक और माशूक जब साथ होते हैं तो कभी भी खामोश नहीं रहते, लेकिन इख्तलाफ की वजह से वो इस मुकाम के ऊपर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से बोलते भी नहीं है, एक दूसरे की तरफ चेहरा भी नहीं करते हैं। तो वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर है। उसके बाद फिर उनका रिश्ता बचना बहुत मुश्किल है। गज़ल के इस शेर में शायर वारदात इश्क को बयान कर रहे हैं। आशिक और माशूक जब एक दूसरे की बात में मुब्तला होते हैं तब एक दूसरे से हर तरह की बातें बेतकल्लुफ़ होकर करते हैं। एक दूसरे की जब मोहब्बत में रहते हैं तो मैंने बताया कि जब आशिक और माशूक साथ होते हैं तो वो बिल्कुल भी खामोश नहीं रहते, बोलते रहते हैं, एक दूसरे की दुख भी सुनते हैं, तकलीफ भी सुनते हैं, खुशियों की बात भी करते हैं, हर तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब इख्तलाफात बीच में आते हैं, इख्तलाफात नज़र आने लगते हैं तो फिर वो बातचीत खामोशी में तब्दील हो जाती है। लेकिन जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो जाता है तो वो लड़ते और झगड़ा करते हैं। एक दूसरे की बात समझ नहीं पाने की वजह से ये तकरार और लड़ाई बढ़ते बढ़ते उस मकाम पर पहुंच जाती है कि जब दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। इख्तलाफ के इस मुकाम पर आशिक और माशूक की ये हालत होती है कि वो एक दूसरे को कुछ कहने और ताना मारने के बजाय खामोश रहना बेहतर समझते हैं कि अब इससे कुछ कहेंगे तो ये समझने वाला है नहीं, बात कहना है तो खुद की बेइज्जती करनी है इसके सामने कुछ बोलने की, मेरी बात का कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई सही तरीके की बात नहीं की जा रही है, तो फिर इससे बेहतर यह है कि खामोश रहें। तो वो खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं। शायर ने इसी कैफियत को शेर के ज़रिए खूबसूरती से पेश किया है और आशिक और माशूक के बात करने के दौरान आने वाली खामोशी को टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर करार दिया है। ये सवाल भी पूछा गया है कि टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर किसे कहा गया है। तो वो जो खामोशी लग जाती है, आशिक और माशूक बोलते हुए चुप हो जाते हैं, एक दूसरे से फिर बोलते नहीं हैं, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर है। आगे आते हैं। अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। इस शेर के ज़रिए भी बच्चों बानी ने हिजरत का दर्द बयान किया है, हिजरत का गम बयान किया है। हिजरत के लिए जब इनके साथी चले थे तो सभी गांव वाले जो जो हिंदुस्तान आना चाहते थे एक साथ निकले थे। वही उनका सफ़र था, वही उनका साथ था, वहाँ से वो साथ साथ निकले थे। निकलने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ से तो साथ चले, लेकिन जब हिंदुस्तान पहुँचे तो बहुत सारे साथी ऐसे थे कि कुछ दिल्ली चले गए, कुछ बम्बई चले गए, कुछ अजमेर की तरफ चले गए, कुछ और किसी दूसरी सब तरफ चले गए, कश्मीर वगैरह तरफ। तो सब बिछड़ गए। यहाँ से साथ निकले थे, इस किनारे साथ निकले थे, लेकिन जब दरिया पार करा, मुश्किलात से पार पा गए, दूसरी तरफ पहुँचे तो सब बिछड़ चुके थे, सब अलग अलग हो गए थे। कोई अपनों से बिछड़ चुका था, कोई अपने ख़ानदान वालों से बिछड़ चुका था, कोई अपने बच्चों से बिछड़ चुका था और कोई अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था। जिसको जहाँ जैसी सहूलियत मिली, जिसको जहाँ जैसा मौका मिला, वो वहाँ पर सुकूनत इख्तियार कर चुका था, क्योंकि अब वो मौका नहीं था कि भागते फिरें। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को जमाना था, अपने आप को सेट करना था। इस वजह से जहां जिसको जैसा मौका मिलता था वो वैसे वैसे जमता गया, वैसे वैसे उसने ज़िंदगी के लिए, आराम के लिए जगह बनानी शुरू कर दी। तो अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। तो इस किनारे तो कह रहे हैं कि यहाँ किनारा तो सही था, यहाँ से तो वो सही निकले थे, यहाँ से तो काफिला सही तरीके से बन के निकला था, लेकिन वहाँ अजब नज़ारा था। कहाँ पर? दरिया के किनारे पर। वहाँ जो काफिले उतर रहे थे वो सारे बिछड़ गए थे। अब कोई किसी का जान नहीं रहा था, किसी को पता नहीं था कि कौन कहां है। तो गजल के इस शेर में राजेंद्र मनचंदा बानी ने मुल्क की तकसीम और हिजरत वतन के दर्द को बयान किया है। वो कहते हैं कि जब काफिला बना और सफर के लिए तैयार हुआ तो सभी साथ में थे। यहां से जब हिजरत शुरू हुई तो एक मुकाम पर हैं, सभी साथ में शुरू होंगे, लेकिन जब मुकाम पर पहुंचे तो हर शख्स अलग अलग जगहों पर जाने के लिए काफिले से जुदा हो गया था। जो साथ थे वो भी अपनी अपनी मुसीबत और दर्द तकलीफ की वजह से परेशान थे। सभी अपनी जान बचाने और अपने दुखों को कम करने की कोशिशों में लगे हुए थे। किसी को भी दूसरे का ख्याल नहीं था। नई जगह पर हर शख्स एक दूसरे से अनजान था। कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी बचाना भारी पड़ रही थी। रास्ते में जब चल रहे थे, सफ़र में जब चल रहे थे, तो सब एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, साथी बने हुए थे, लेकिन बाद में जाकर साथ होते हुए भी अनजान हो गए। तो कुछ तो काफिले बिछड़ गए, अलग अलग जगहों पे चले गए, लेकिन जो साथ थे उनको भी अपनी खुद की पड़ी थी। पहले वो खुद का लिए देख रहे थे। रास्ते में किसी की कोई तकलीफ आती थी तो सब भागते थे, सब दौड़ते थे उस तकलीफ को दूर करने के लिए।
कोई परेशानी आती थी, सब डटकर उसका मुकाबला करते थे, मिलकर मुकाबला करते थे। लेकिन अब जब यहां पर आ गए हैं तो अब सबको यह नजरिया है कि एक जगह जमना है, पहले सेट होना है। खुद की फिक्र थी सबको कि हमें यहां मकान भी बनाना है, यहां पर बसना भी है, यहां जो अब इतने दिन हम रहेंगे तो खाने पीने का इंतजाम कहां से होगा। ये सारी चीजें उस वक्त देखते हुए सिर्फ अपनी फिक्र कर रहे थे, अपने आप को देख रहे थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। जब दरिया से पार हुए यानी उस मकाम पर पहुंचे जो मंजिल थी, उस मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी अपनी अपनी फिक्र करने लगे, अपने अपने कामों के अंदर सब मसरूफ हो गए। मैं एक हादिसा बनकर खड़ा था रास्ते में, मैं एक हादिसा बनकर खड़ा था रास्ते में, अजब जमाने मेरे सर से थे गुजरते हुए। सर से गुजरना, मुसीबतों की तरह नाजिल होना, झेलना। जमाने सर से नाजिल हो गए, जमाने सर से बिछड़ गए, जमाने उनके ऊपर से निकलकर चले गए। राजेंद्र मानचंदा बानी कहते हैं कि मैं एक हादिसा बनकर खड़ा था रास्ते में। जिस तरह से हादिसा हो जाता है, सब आते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं, उसी तरह राजेंद्र मानचंदा बानी कहते हैं कि मेरी जिंदगी भी एक हादिसे की तरह हो गई थी। लोग मेरी जिंदगी में आ रहे थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार, मेरे दोस्त मेरी जिंदगी में आ रहे थे, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर मुझे देख रहे थे, बाहरी तौर पर मुझसे मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद वो मेरी जिंदगी से आगे निकल जाते थे। मैं उसी जगह जमा रह गया कि जहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। यानी जब इनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जब दुख दर्द इनको मिले थे, वही वो जहन इनका हमेशा के लिए इनको बना रह गया है। वो यादें इनके जहन के अंदर जमी रह गई हैं। अब उन यादों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन तल्ख तजुर्बों से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो इनको कम उम्री के अंदर मिली थी, जिंदगी के शुरुआती हिस्सों में मिली थी। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से हादसा हो जाता है और लोग तमाशबीनों की तरह खड़े हो जाते हैं और हादसे को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह से मेरी जिंदगी एक जगह जम गई। उस हादसे का यादें मेरी जिंदगी के अंदर मेरे जहन में जम गई और जमाना निकल गया, लोग आगे निकल गए, जमाना मेरे ऊपर से गुजर गया, तकलीफें मेरे पास से गुजर गई, परेशानियों मेरी जिंदगी गुजर हो गई, लेकिन मैं उस हादसे से ज्यादा अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं अपने आप को बिल्कुल भी अपनी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं उसी जगह के ऊपर जम गया कि जहां पर मुझे दुख दर्द और तकलीफें मिली थी। ये अपनी हादसों को नहीं भुला पाने की कैफियत जाहिर कर रहे हैं। हादसे हो जाते हैं लेकिन उनको भुलाकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन जब हम हादसों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, उन हादसों की यादों को हम अपनी जिंदगी के अंदर समा लेते हैं, तो फिर वो हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं। हम ना तो चैन से सो पाते हैं, ना सुकून से जिंदगी गुजर कर पाते हैं, ना चैन से खा पाते हैं, ना चैन से जिंदगी में रह पाते हैं। हर चीज में हमें परेशानी होने लगती है, हर चीज में वो यादें, तल्ख यादें हमसे जुड़ जाती हैं। राजेंद्र मानचंदा बानी कहते हैं कि वो जो तल्ख यादें हैं वो मेरी जिंदगी से जुड़ गई हैं, वो मेरी जिंदगी की तल्ख तजुर्बे मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनको चाहकर भी नहीं भुला पा रहा हूं और जमाना गुजरता जा रहा है, दुनिया निकलती जा रही है, आगे बढ़ गई है दुनिया, मैं ही पीछे रह गया हूं। मैं उन हादसों को नहीं भुला पा रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में मिले हुए परेशानियों को, उन सख्तियों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, उनमें जमकर रह गया हूं। और अजब जमाने मेरे सर से थे गुजरते हुए। और इस दौर के अंदर परेशानियां, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के दर्द मेरे सामने से, मेरे सर से निकल गए। यानी वक्त तो अपना काम कर रहा है, जमा मकान तो चल रहा है, लेकिन मैं वहीं पर जम गया हूं और उस जमने की वजह से मैं अपने दर्द को भुला नहीं पा रहा हूं, उसी दर्द के अंदर मुब्तला हूं, उसी परेशानी के अंदर मुब्तला हूं। गजल के इस शेर में शायर जिंदगी के गम अंगेजी और दर्द को बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि मैं जिंदगी में एक हादसे की तरह एक जगह के ऊपर जमा रह गया। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी से, पुरानी यादों से निकलने की खूब कोशिशें की, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के तल्ख तजुर्बों से आगे नहीं बढ़ सका। जिंदगी से मिले तल्ख तजुर्बों की यादें मेरे जहन की गहराइयों में हमेशा के लिए बस गई हैं। उन्हीं तल्ख तजुर्बों की बात कर रहे हैं जो इनको जिंदगी के शुरुआती हिस्से के अंदर मिले हैं। मैंने आपको बताया कि 15-16 साल का लड़का जब अपना मुल्क छोड़ता है तो बहुत परेशान रहता है। वो यादें भुलाई नहीं जाती क्योंकि समझदारी नहीं है उसके अंदर, सिर्फ वो हाथ से देख रहा है, परेशानी देख रहा है। जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, वैसे वो कर रहा है, उनके साथ आगे बढ़ता जा रहा है। वहां लोगों को लुटते हुए देख रहा है, वहां लोगों के कत्ल होते हुए देख रहा है, लोगों के घरों को जलते हुए देख रहा है, काफिलों को लुटते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता,
मायूस होकर उनके साथ चलता चला जाता है, लेकिन वो उसके जहन के ऊपर गहरा असर कर रहे हैं। वही कैफियत राजेंद्र मनचंदा बानी जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे जहन की गहराइयों में हमेशा के लिए वो तल्ख तजुर्बे बस गए हैं। लोग तमाशबीनों की तरह मेरी जिंदगी के अंदर आए और तमाशा देखकर आगे बढ़ गए। जो आया मुझे उन दुख दर्द और तकलीफों से निकाल सके ऐसा कोई नहीं आया। हर कोई सिर्फ दिखावे के लिए मेरे करीब आता, वक्त गुजारता था और उसके बाद अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता था, क्योंकि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उस हादसे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनका नफ्स जो है वहाँ पर जमा हुआ है, इनका कल्ब उसी जगह लगा हुआ है। उस हादसे के अंदर ये अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आते थे लोग, इनके करीब आते थे, इनके साथ वक्त गुजारते थे और उसके बाद चले जाते थे। इस तरह इनकी ज़िंदगी पूरी हुई और ये गज़ल भी हमारी बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। दर्द की कैफियत दर्द अंगेज़ी के साथ लिखी हुई है। सोज़ो गदाज इस गज़ल में मौजूद है। नए तर्ज की गज़ल है। इंसानी नफ्सियाती कशमकश को जाहिर करने वाली गज़ल है। हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान कर रही है, ज़िंदगी का दर्द बयान कर रही है। तजुर्बे बयान किए हैं यहाँ पर कि ज़िंदगी में जो तल्ख तजुर्बे हासिल हुए हैं वो ज़िंदगी को कैसे पूरी ज़िंदगी परेशानी बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, वो बातें यहाँ पर इन्होंने जाहिर की है। जदीद तर्ज के लिए जाने जाते हैं, जदीद अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं और ये गज़ल भी बच्चों जदीद अंदाज़ की गज़ल है, जदीद हैयत में लिखी हुई गज़ल है। राजेंद्र मनचंदा बानी इस अंदाज़ के मौजिद माने जाते हैं, इस तर्ज की शुरुआत करने वाले माने जानते हैं। आपके बाद के बहुत सारे शोरा ने आपकी तकलीद की है, आपकी इत्तिबा की है और आपके अंदाज़ की गज़लें लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर बच्चों ये गज़ल मुकम्मल हो गई है। तशरीह आपको लिख लेनी है और हर शेर के साथ आपको सयाक़ व सबाक़ का इस्तेमाल करना है। जब भी आपसे खुलासा पूछा जाए सयाक़ व सबाक़ लिखेंगे और उसके बाद उसका खुलासा, ये जो तशरीह है वो लिख देनी है। कोशिश ये करें कि खुद ब खुद लिखने की कोशिश करें, अशार को समझें, माने समझें, मफ़हूम समझें और उसके बाद उसकी वजाहत करें, उसके बाद उसका माने मफ़हूम मतलब लिखें। तो यहाँ पर हमारा सबक का दूसरा हिस्सा है मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से में हम इस गज़ल से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब हासिल करेंगे। तीसरे हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।